नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एके सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर एक बार वापस से आप सभी का स्वागत है। और लगातार हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें 2024 के जो नया सिलेबस है उसके अनुसार प्रीलिम्स में जितने भी नए टॉपिक्स आए हैं वो सारे टॉपिक्स A to Z विद एक्सट्रीम डिटेल, एक्सट्रीम फैक्ट्स सब कुछ आपको इस सीरीज में कवर करवाई जा रही है। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। तो आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप इस लेक्चर पर आए हैं तो इसका तो पूरा आनंद और लुफ्त आप उठाए ही उठाएं, लेकिन अगर आप इस सीरीज में पिछले 2 लेक्चर्स भी देखेंगे तो आपका नॉलेज का लेवल जो अभी 30% या 40% पे है वो डेफिनेटली 90% तक जरूर जो है ऊपर जाएगा। तो आज इस तीसरे वीडियो में, इस तीसरे लेक्चर में मैं आपसे कौन से टॉपिक की बात करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर मेरे पीछे ओनली इंग्लिश मीडियम के नोट्स देख के बिल्कुल परेशान मत होइएगा, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे वो हमारा ऐप हो या फिर यूट्यूब हो। आज तक कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई गई है मेरे द्वारा कि जिसमें बाइलिंगुअल कंटेंट ना हो और जिसमें दोनों ही मीडियम के एस्पिरेंट्स के पास कंटेंट ना जाए या नॉलेज ना जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये जो आज पर्टिकुलर टॉपिक मैं उठाने वाला हूं ना, उसके साथ कुछ ऐसा फंडा है जो मैंने ये नोट्स पिकअप करें, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इन नोट्स पर फोकस नहीं करेंगे। इन नोट्स के साथ साथ कुछ और भी चीज मैंने आपके लिए डिजाइन करी है और वो है दोस्तों ये एमसीक्यूज। ये पर्टिकुलरली इसी टॉपिक पर बेस्ड है। कौन सा टॉपिक, बार बार टॉपिक कर रहा हूं, क्या टॉपिक क्या है? देखिए दोस्तों, तो ये जो लेक्चर नंबर 3 है इस सीरीज में, ये लेक्चर नंबर 3 बेसिकली काय की बात करता है? ये ज्ञान परंपरा की बात करता है। और कौन से ज्ञान की बात करता है? ये प्राचीन ज्ञान की बात करता है। अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे प्रीलिम्स का, तो उसमें यूनिट नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक है प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा, एंशियंट इंडिया नॉलेज ट्रेडिशन, ये इंग्लिश में है इसका। तो ये टॉपिक सुनने में ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे दी जाती होगी, शायद यही पूछ रहा है। बिल्कुल सही है, आप यही पूछ रहा है इस टॉपिक में कि प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो यहां पर एक इसका नजरिया ये निकाला जा रहा है कि वेद क्या होते हैं, वेद के बारे में ये सब कुछ पढ़ के चले जाओ तो बस यही होता है और यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, वेदों से रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 के अंदर डाला हुआ है, तो आप उसको देखें तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो, तो ये टॉपिक प्राचीन भारत में वेदों से लिया हुआ ज्ञान की बात तो करता ही करता है, लेकिन वहां पर जो एजुकेशन दी जा रही थी, जो वहां पर शिक्षा दी जा रही थी, जो वहां पर ज्ञान दिया जा रहा था, पर्टिकुलरली प्राचीन भारत की शिक्षा पर इस टॉपिक का जो है फोकस है। तो कंप्लीटली नया टॉपिक है, नए सिलेबस में डाला गया है और इसको बहुत शानदार तरीके से जो है हम आज कवर करने वाले हैं। तो मैं कभी डिटेल्ड वाली पीडीएफ को यूज करूंगा और फिर जब जरूरत आएगी तो एमसीक्यूज वाली पीडीएफ पे मैं आ जाऊंगा। आप में से जो एस्पिरेंट्स मुझसे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, कमेंट सेक्शन में ऐप को डाउनलोड करने की लिंक तो है ही कि वहां से आप मेंस का या प्रीलिम्स का पूरा कोर्स पढ़ना चाहो तो वो आप जरूर वहां से कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी जो है शेयर करूंगा कमेंट सेक्शन में, तो उसको भी आप ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करेंगे तो आराम से आपको बहुत सारी पीडीएफ या जो मैं पीडीएफ यहां पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ आपको वहां पर व्यवस्थित मिल जाएगा। जब लेक्चर अपलोड होता है तो लेक्चर अपलोड होने के 24 घंटे के भीतर भीतर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप्स पर डाल दी जाती हैं। तो बहुत सारी फ्री पीडीएफ मैंने वहां पर डाली हुई हैं, उनका पूरा आप लुत्फ उठाएं, पूरा उनका आनंद लें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। इस पे तो आऊंगा, एमसीक्यूज पे तो मैं बीच बीच में आता रहूंगा टॉपिक वाइज, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो पीडीएफ आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रही है, अरे कहाँ गई, हाँ, ये जो पीडीएफ आपको फिलहाल अभी स्क्रीन पे नजर आ रही है दोस्तों, ये केवल इंग्लिश में इसीलिए है क्योंकि बेसिकली एक एनसीईआरटी का चैप्टर है। मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं हो रहा कि ये मैंने कौन सी किताब का चैप्टर था, शायद 7th या 8th क्लास में से कोई एक चैप्टर था। इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन चैप्टर है और ये शायद उनकी इंग्लिश की किताब में या कहीं था। मैं एग्जैक्टली वो किताब का नाम क्लिक नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे इतना याद है कि हिंदी की एनसीईआरटीज में ये टॉपिक, ये चैप्टर नहीं था।
जिस वजह से इसके हिंदी के नोट्स उपलब्ध नहीं हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस टॉपिक को जो नए सिलेबस में डाला गया है इस पीडीएफ से पढ़ें। इतना बेहतरीन तरीके से, इतना खूबसूरत तरीके से एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को पिकअप किया है और पूरी संभावना है कि एमपीपीएससी भी कोर जो एनसीईआरटी में चीजें दी हुई हैं वो आपसे पूछेगा। मैं हर चीज का अनुवाद आपके लिए बहुत ही सिंपल हिंदी में भी करूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी आपके लिए हाईलाइट कर ली हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। टॉपिक का नाम है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, कि जो प्राचीन भारत था उसमें शिक्षा प्रणाली जो है बेसिकली कैसी थी, उसकी यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो शुरू में ये जो पैराग्राफ दे रखा है ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद मैं आगे चलूंगा। तो आगे एक इंट्रोडक्शन आता है और इंट्रोडक्शन में सिंपली ये क्या बोलते हैं कि इंडिया जो है वो कई नायाब करिश्मों का देश है या नायाब करिश्मों का भूमि है। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर्स, यानी कि यहां पर भारत में बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, चाहे वो सांस्कृतिक कोई मुद्दा रहा हो, कल्चरल कोई टॉपिक रहा हो, संपत्ति से जायदाद से संबंधित कोई मुद्दा रहा हो, धार्मिक रिलीजियस कोई मुद्दा रहा हो, है ना, फिलॉसफी से संबंधित कोई मुद्दा रहा हो, आर्किटेक्चर से संबंधित कोई मुद्दा रहा हो, कला से संबंधित कोई मुद्दा रहा हो, तो भारत एक जो है कई सारे चमत्कारों का देश है। इट इज अ लैंड ऑफ वंडर्स। ये एक बेसिकली इंट्रो लाइन कही गई है, इसमें अभी कोई फैक्ट नहीं है, फैक्ट्स तो अभी आएंगे, आगे भरमार बहुत सारी आएगी। ये तो बस एक जनरल स्टार्टिंग है जो एनसीईआरटी का कर्म है कि एक बहुत ही खूबसूरत जनरल स्टार्टिंग देता है एनसीईआरटी किसी भी बेसिकली चीज को। तो वही यहां पर इन्होंने करने की कोशिश करी है। हाँ, यहां से देखते हैं कि यहां से बेसिकली जो है इन्होंने क्या कहा है। ये पीडीएफ थोड़ी हैवी है साइज में, इसलिए थोड़ी ये हैंग हो रही है ये। ठीक है, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यहां पर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको स्क्रीन पे वैसे ही वो बाकायदा नजर आएगा, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी हैवी है तो लोड होने में समस्या दे रही है। कि देखिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है यहां पर दोस्तों बताई हुई हैं। भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो कब से शुरू हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में दोस्तों जो शिक्षा प्रणाली है वो कब से शुरू हुई है, वो ऋग्वेद के समय से शुरू हुई है। एक पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है। ठीक है, अच्छा, और जो शिक्षा दी जाती थी भारत में प्राचीन समय के अंदर वो केवल आपके आंतरिक शरीर को ही नहीं बनाती थी, आपकी आंतरिक संरचना को ही नहीं बनाती थी, आंतरिक के साथ साथ आपकी बाहरी बनावट को भी बनाती थी। यानी कि दैट एंशिएंट एजुकेशन was not only making you developed from inside, it was making you developed from outside also। मतलब एक ऐसी शिक्षा जो अंदर और बाहर दोनों तरीके से आपको जो है संपन्न बनाती थी, ऐसी शिक्षा उस जमाने में दी जाती थी और आज के जमाने में भी ऐसी शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है दोस्तों, फोकस, अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। फोकस किस चीज पे होता था? फोकस होता था कि व्यक्ति के अंदर बिल्कुल अनुशासन डाला जाए, व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस जो है व्यक्ति के अंदर डाला जाए, व्यक्ति को अंदर और बाहर दोनों तरीके से बिल्कुल सत्यवादी बनाया जाए, ट्रुथफुलनेस उसके अंदर डाली जाए, ये प्रयास रहता था। ठीक है, अच्छा, आधार क्या होता था शिक्षा का? तो शिक्षा का आधार वेद भी थे, शिक्षा का आधार उपनिषद भी थे। दोस्तों, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है? अगर आपने 5 मिनट भी इस लेक्चर से पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 2, अगर 5 मिनट भी आपने उस लेक्चर को देख लिया ना यार, आप मतलब कुछ कहने के मतलब नहीं है, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपके मजे आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं उस चीज को यहां पे वापस रिपीट नहीं करना चाहता। सिंपल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि वेद और उपनिषद ये आधार थे उस समय के, ठीक है ना, शिक्षा देने के। हाँ, अब शिक्षा तो लर्निंग तो करवाई जा रही थी, चीजें याद तो करवाई जा रही थी और उसी के साथ साथ शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी पूरा फोकस किया जा रहा था। एक स्वस्थ मस्तिष्क और एक स्वस्थ शरीर, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, तो वही मतलब हो गया इनर एंड आउटर दोनों तरीके से शिक्षा जो है प्रदान करना उस समय पर
जो है जरूरी माना जाता था। अब देखो, अब बढ़िया बढ़िया आपके यहाँ पर फैक्ट जो है चालू होंगे। सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के स्रोत क्या थे, एजुकेशन के सोर्सेज क्या थे बॉस, तो आओ उसको देख लेते हैं। वेद, एजुकेशन के सोर्सेज क्या थे, तो एजुकेशन के सोर्सेज थे वेद, वेद के साथ साथ ब्राह्मण, ब्राह्मण के साथ साथ उपनिषद, उपनिषद के साथ साथ धर्मसूत्र। तो ये सारे है ना, बेसिकली ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, ये सब वेदों का ही हिस्सा होता है, ये सब वेदों का ही पार्ट होता है। वेद बेसिकली हमको सरलता से समझ में आए, वेद पढ़ना उतना सरल नहीं होता था, वेद हमको सरलता से समझ में आए, इसीलिए उनके अंदर ये हिस्से बनाए जाते थे। वेदों का ही एक हिस्सा ब्राह्मण होता था, वेदों का ही एक हिस्सा उपनिषद होता था, वेदों का ही हिस्सा एक आरण्यक होता था, ताकि हमको वेदों को समझने में आसानी मिले, ठीक है ना। तो ये सब वेदों के ही पार्ट हैं। उसके बाद धर्मसूत्र, तो ये बेसिकली हमारे मोटे मोटे स्रोत थे, सोर्सेस ऑफ एजुकेशन थे प्राचीन भारत में। उसके बाद यहां पर कुछ ऐसे महान लोगों के नाम बताएं जो नॉलेजेबल बहुत थे, जिनके अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा थी। जैसे कि एक नाम जो है हमको यहां पर बताया जा रहा है आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट के साथ साथ हमको यहां पर नाम लिया जा रहा है पाणिनि का। अभी इन सबके क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, ठीक है ना। पाणिनि का, कात्यायन का, कात्यायन के साथ पतंजलि का यहां पर दोस्तों नाम लिया जा रहा है। तो आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। उसके बाद जो ऋषि चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, आपको याद है जब भी पूछते हैं ना कि आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है, आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है, तो वो भगवान धन्वंतरी जी हैं, है ना। मैंने यहां पर एक स्टिकी नोट भी जो है बेसिकली लगाया था, अगर आपको शायद वो विजिबल हो, आपको शायद वो विजिबल हो नहीं पाएगा, एक छोटा सा ही बेसिकली पॉइंट जो है रहता है। लेकिन आपको पता है कि धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। जिन लोगों की भी आयुर्वेद वगैरह की दुकान होती है, मेडिसिन केमिस्ट की दुकान होती है, वो भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि कौन से लॉर्ड, कौन से भगवान जो है बेसिकली आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, तो वो भगवान धन्वंतरी जी हैं, ठीक है। और जो चरक ऋषि थे, चरक ऋषि ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। मैंने यहां पर भी वो स्टिकी नोट में डाला है कि दुनिया की सबसे पहली आयुर्वेद की किताब नाम क्या था, चरक संहिता। वापस सुन लीजिए, दुनिया की सबसे पहली आयुर्वेद की किताब नाम क्या था, चरक संहिता। किसने लिखी थी, ऋषि चरक ने जो है लिखी थी, ठीक है ना। अब ये जो ऋषि चरक थे, ये किसके दरबार के एक फिजिशियन थे, तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए। आपने कनिष्क का नाम सुना होगा, कनिष्क, आपने कनिष्क का नाम सुना होगा। कनिष्क का जब आप नाम सुनते हैं तो हम कौन से समय की बात कर रहे हैं, 78 BC, यानी कि 78 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन ये बैठते थे। नाम क्या था इनका, नाम था इनका ऋषि चरक। और कौन सी किताब इन्होंने लिखी, तो इन्होंने किताब लिखी थी चरक संहिता। किताब कौन सी लिखी थी, किताब लिखी थी चरक संहिता। और चरक संहिता दोस्तों आयुर्वेद की पहली किताब मानी जाती है। इतना आप सभी को क्लियर हुआ, आयुर्वेद की पहली किताब मानते हैं, इसको आप जरूर जो है नोट डाउन करिएगा। उसके बाद और हमको क्या देखने को मिलता है, उसके बाद एक हमको नाम देखने को मिलता है सुश्रुत। तो जो सुश्रुत ऋषि थे उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता, है ना। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता काय पे फोकस करती थी, क्या ये आयुर्वेद पे फोकस करती थी, जैसे चरक संहिता आयुर्वेद पे फोकस करती थी, तो क्या सुश्रुत संहिता भी आयुर्वेद पे फोकस करती थी, जी नहीं। सुश्रुत संहिता फोकस करती थी दोस्तों सर्जरी पर। किस पे फोकस करती थी, सर्जरी पर, मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। जो आज हम डॉक्टर्स के पास जो एलोपैथी दवाई लेने जाते हैं, तो बेसिकली आप समझ लीजिए जो सुश्रुत संहिता थी वो एलोपैथी के ऊपर बेस्ड थी, और जो चरक संहिता थी वो आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड थी। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आपसे यहीं पर जो है बन जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी जो है दिखा देता हूं कि यहां पर हमारे पास क्या कुछ संभव क्वेश्चंस हमारे पास यहां पर बन सकते हैं, उनको भी जरा हम इधर जो है देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो है इसको देखा, ठीक है। देखेंगे इस क्वेश्चन को जरा हम,
क्या कहता है, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ आयुर्वेदा बुक। आयुर्वेद ग्रंथ कौन सा था, चरक संहिता। तो जो आयुर्वेद ग्रंथ जो निकाला गया है वो कहीं ना कहीं से तो उसकी नॉलेज मिली होगी। तो आयुर्वेद ग्रंथ की नॉलेज हमको कहां से मिली है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद है वो मूल ग्रंथ है, वो ओरिजिनल किताब है अथर्ववेद, जहां से हमको आयुर्वेदा का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा। और क्या यहां पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आइए देख लेते हैं। अच्छा, अभी अभी आपने पाणिनि का नाम, ऋषि पाणिनि का आप लोगों ने नाम पढ़ा था, तो यहां पर क्या प्रश्न बना दिया, यहां पर एक प्रश्न कह दिया कि संस्कृत के फाउंडर कौन कहे जाते हैं। जो संस्कृत भाषा आप देखते हैं तो संस्कृत के संस्थापक, संस्कृत का फाउंडर किसे माना जाता है, पाणिनि को माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है, वाल्मीकि जी को माना जाता है, या फिर पतंजलि जी को माना जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर है वो क्या है, पाणिनि। तो पाणिनि मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि संस्कृत बोलते बोलते गला सूख गया, इतनी डिफिकल्ट थी कि अब हमको पानी की आवश्यकता हो रही है। तो पाणिनि ऋषि का संबंध किससे है, तो उनका संबंध है दोस्तों संस्कृत से, संस्कृत के संस्थापक माने जाते हैं वो। ठीक है, एक प्रश्न आपसे यहां पर ऐसा बन सकता है। उसके बाद और क्या प्रश्न आपसे यहां पर बन सकता है वो भी हम देख लेते हैं, है ना। पाणिनि जी ने जो किताब लिखी थी, पाणिनि जी ने जो किताब लिखी थी, ऋषि पाणिनि ने जो किताब लिखी थी उसका नाम आपसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई थी, है ना। ये कौन कौन सी थी, ये कथा सरित सागर थी, या फिर ये रघुवंशम थी, या फिर ये मनुस्मृति थी, या फिर ये अष्टध्यायी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही आपका सही उत्तर है। अष्टध्यायी नाम की जो किताब थी वो किसने लिखी थी, वो पाणिनि ने जो है लिखी थी। ठीक है ना, कि ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं कि भैया संस्कृत का शब्द इतना डिफिकल्ट है कि उसके अंदर हमको 8 चीजें और समझनी पड़ती हैं एक शब्द को समझने के लिए। तो 8 से अष्ट याद रखिएगा। संस्कृत डिफिकल्ट है, बोलते बोलते गला सूख गया, पानी चाहिए, तो संस्कृत के संस्थापक पाणिनि। संस्कृत के अंदर समझने के लिए 8 चीजें और पता होनी चाहिए, तो वहां से 8 से अष्टध्यायी। तो ये किताब किसने लिखी है, पाणिनि। और पाणिनि जी को किसका संस्थापक मानते हैं, संस्कृत का संस्थापक मानते हैं। एक प्रश्न दोस्तों आपसे ये बन जाएगा, भैया एजुकेशन की बात हो रही है ना इस टॉपिक में, नया टॉपिक है, तो उसी के हिसाब से हमको इसको डील करना पड़ेगा। एक नाम अभी आया था पतंजलि जी का, ऋषि पतंजलि का, कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सिस्टमैटिक योगा, यानी कि व्यवस्थित योग या सिंपल योग का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों योग का संस्थापक क्या पाणिनि जी को कहा जाता है, क्या वेदव्यास या वाल्मीकि जी को कहा जाता है। तो देखो यहां पर तो फिर आपकी जो है भगवत गीता, रामायण, इनका कनेक्शन हो गया वेद व्यास और वाल्मीकि जी में, तो ये तो वैसे ही आउट हो गए। पाणिनि जी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वो संस्कृत के संस्थापक हैं। ठीक है, यहां पर तो योग की बात हो रही है। तो योग का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों, तो योग का जन्मदाता माना जाता है ऋषि पतंजलि को। तभी तो बाबा रामदेव भी योग का प्रचार करते हैं, उन्होंने भी अपनी कंपनी का नाम क्या रखा हुआ है, पतंजलि रखा हुआ है। ठीक है ना, तो पतंजलि जी किसके संस्थापक हैं, योगा के जो है संस्थापक हैं। और देखते हैं, और यहां पर हमारे पास क्या प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब पतंजलि जी की बात हो ही गई है कि योग के संस्थापक पतंजलि जी हैं, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न ये आ सकता है दोस्तों कि एक किताब है जिसका नाम है महाभाष्य। किताब का नाम क्या है, महाभाष्य। तो जो महाभाष्य नामक जो किताब है, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर यानी कि इसके लेखक कौन है, तो लेखक हैं दोस्तों पतंजलि। तो पतंजलि जी किसके संस्थापक हैं, योग के। और किताब कौन सी है इनकी, महाभाष्य। पाणिनि जी किसके संस्थापक हैं, संस्कृत के। और उनकी किताब कौन सी है, अष्टध्यायी। आयुर्वेद को कहां से निकाला गया है, अथर्ववेद में से। और आयुर्वेद की पहली किताब कौन सी है, चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखी, ऋषि चरक ने, जो किसके दरबार के डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, कनिष्क। कौन से समय की बात है, 78 बीसी, 78 ईसा पूर्व। हो रही हैं चीजें याद, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलिए जी और देख लेते हैं। और क्या जो है हमारा यहां पर प्रश्न बन सकता है वो भी हम देख लेते हैं, है ना। अच्छा, पतंजलि जी के संबंधित एक और प्रश्न दोस्तों हमारा यहां पे बन सकता है। पतंजलि जी से संबंधित यहां पे हमारा एक और प्रश्न बन सकता है। क्या है प्रश्न, आइए देखते हैं।
जो ऋषि पतंजलि थे वो किसके कंटेम्पररी थे? कंटेम्पररी मतलब किसके साथ, किसके समय पर वो थे? तो पतंजलि किसके समकालीन थे? तो क्या अशोक, चंद्रगुप्त टू, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य? तो दोस्तों सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, मौर्य वंश की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले यही थे। तो पतंजलि जी ने इनसे कहा कि देखो भैया मैं योग सिखाता हूं और तुम मौर्य वंश के संस्थापक हो, मौर्य वंश की तुम स्थापना करोगे तो तुम्हारा फिट होना बड़ा जरूरी है, ठीक है? तो इसलिए तुमको योग अच्छे से आना चाहिए। तो पतंजलि का कनेक्शन हम चंद्रगुप्त मौर्य से इस प्रकार से जो है समझ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक प्रश्न ये बन जाएगा, बहुत शानदार प्रश्न था दोस्तों ये। उसके बाद और क्या प्रश्न हमसे बन सकता है? हाँ, अब ये प्रश्न जो है, अब मैं आपको वापस डिटेल्ड नोट्स पे लेके चलता हूं, फिर आगे हमको इस प्रश्न की भी आवश्यकता आएगी, ठीक है? सो गेट बैक टू आवर डिटेल्ड नोट्स। डिटेल्ड नोट्स के ऊपर जो है हम लोग वापस चलते हैं। ये हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया। आइए आगे बढ़ें। ये सब नीचे का कंटेंट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, है ना? अच्छा, अब बुक कोई पुरानी नहीं है, 2023 का ये एडिशन है इस किताब का, जो एनसीईआरटी वाली है 2023 का एडिशन, सब कुछ इसमें अप टू डेट है। अब प्राचीन भारत में क्या अपडेट होगा, पुरानी भी होती तो भी चलता, ठीक है ना? अच्छा, और कहां कहां से ज्ञान लिया जा रहा था और कहां कहां पर फोकस किया जा रहा था? शास्त्रों पे फोकस किया जा रहा था, जो काव्य होते हैं काव्य पे फोकस किया जा रहा था, और क्या क्या था? इतिहास पढ़ाया जाता था, जैसे आज हिस्ट्री पढ़ाई जाती है चीजों को समझाने के लिए, उस टाइम पर भी इतिहास पढ़ाया जाता था। उसके बाद और क्या? क्या लिखा हुआ है ये? अनवी के, मेरे ख्याल से इसमें साइलेंट करना पड़ेगा, अनविक्स की, ठीक है ना? ठीक है, अनविक्स की मतलब अंग्रेजी में होता है लॉजिक, है ना? उसके बाद ज्ञान मीमांसा, जैसे हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा, जैसे एथिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सॉक्रेट्स रहे, जिनको हम सुकरात कहते हैं, अरस्तु, एरिस्टोटल, तो ये अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते थे तो उस चीज को ये डिटेल में समझाते थे। तो मैंने जीवन के बारे में जो सीखा और फिर उस सीख को मैंने शब्दों में लिखा, तो उसी को इंटरप्रिटेशन यानी कि ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तो ज्ञान मीमांसा भी कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का तरीका था। उसके बाद दोस्तों शिल्प शास्त्र यानी कि आर्किटेक्चर भी सिखाया जाता था। अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटी भी जो है सिखाई जाती थी, ठीक है? उसके बाद वर्त मतलब कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, व्यापार के बारे में, ये सब भी सिखाया जाता था। उसके बाद धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, यानी कि धनुष तीर चलाना, आर्चरी करना, ये सिखाया जाता था। फिजिकल एजुकेशन पे भी पूरा फोकस होता था भाई। फिजिकल एजुकेशन, बाहर से भी अपने को मजबूत रखना है ना शरीर, तो फिजिकल एजुकेशन पर भी जो है पूरा फोकस होता था। फिजिकल एजुकेशन में क्या सिखाते थे वो भी हम देख लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन में ये हमको क्रीड़ा सिखाते थे, क्रीड़ा का मतलब ही होता है गेम्स वगैरह खेलना। उसके बाद ये हमको व्यायाम सिखाते थे यानी कि एक्सरसाइज। धनुर्विद्या तो खैर हमको फिजिकली मजबूत करती है, हमने ऑलरेडी जो है पढ़ लिया है। योग साधना हमको सिखाते थे ताकि हम अपने माइंड और बॉडी को एकदम अंदर से मजबूत बना सकें, ठीक है? जो गुरु होते थे और गुरु के जो शिष्य होते थे, ये लोग ज्यादातर आपस में एक साथ रह के ही अपना पूरा समय बिताते थे गुरुकुल के अंदर। और देखिए, जब ये पूरी चीजें सीख जाते थे ना, जब कोई भी गुरु अपने शिष्य को पूरी तरीके से सब कुछ सिखा देता था, तो कोई भी चैप्टर सिखा दिया, तो आज के टाइम पे हम टीचर क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो पहले ऐसे ही ओरल टेस्ट होता था, डिबेट करवाते थे। मतलब एक तरफ होशियार व्यक्ति बैठा है जिसको पूरा ज्ञान है, एक तरफ वो व्यक्ति बैठा है जो अभी सीख के आया है, तो दोनों के बीच में क्या कराते थे, डिबेट करवाते थे। तो उसी डिबेट को, उसी विवाद को, है ना, वाद विवाद जैसे हम कहते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, शास्त्रार्थ। क्या कहते थे, शास्त्रार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही वो तरीका था जिससे हम इस बात को पता लगाते थे कि व्यक्ति ने जो नॉलेज हासिल करी है उसको प्रॉपर वो नॉलेज याद है या नहीं। तो शास्त्रार्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक एमसीक्यू प्रश्न यहां पे बना सकता है कि उस तकनीक को क्या कहा जाता था जब एक गुरु अपने शिष्य का आकलन करता था, पता लगाता था कि भाई इस बच्चे को कितना याद है, तो उस तकनीक को शास्त्रार्थ कहते थे, जिसमें डिबेट्स होती थी बाकायदा, ठीक है ना? अच्छा, बहुत अच्छा है। जो बच्चे
जो शिष्य एडवांस स्टेज पर एजुकेशन ले चुके होते थे वो यंग बच्चों को गाइड करते थे। जैसे आज सीनियर्स और जूनियर्स होते हैं तो सीनियर्स गाइड करते हैं जूनियर्स को, तो वो चलन दोस्तों उस टाइम पर भी जो है बरकरार था। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सेक्शन रहा यहां पर। और देखते हैं और क्या है ना। अच्छा, और ये हमको क्या बताते हैं कि देखो हाँ, अब यहां पर आएगा कि जो शिक्षा थी ना प्राचीन भारत में, वो औपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक दोनों ही तरीके से शिक्षा दी जाती थी। भाई अनौपचारिक पे बात करता हूं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है कि व्यक्ति को स्कूल मत भेजो, उसको गृह शिक्षा करवाओ, होम ट्यूशन, मतलब घर पे ही बिठा के उसको पूरी स्कूलिंग करवा दो, है ना। तो घर पे नॉलेज देना, घर पे ज्ञान देना, तो वो क्या हो गया, वो हो गई अनौपचारिक, इनफॉर्मल। बाकी औपचारिकता में अगर आप जाओगे तो आप मंदिरों में उस टाइम पे शिक्षा दी जाती थी, पाठशालाओं में उस टाइम पर शिक्षा दी जाती थी, एक जगह होती थी टोल, वहां पर शिक्षा दी जाती थी, एक होती थी चतुष्पदी, वहां पर शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। अब यहां से दोस्तों बनेगा आपके चकाचक वाले एमसीक्यू प्रश्न, तो आइए हम देखते हैं। लेकिन इसके एमसीक्यू देखें उससे पहले यह भी आपको बता दें कि एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं विहार। क्या कहते हैं, विहार। तो ये विहार बेसिकली क्या होता था, विहार बेसिकली बौद्ध धर्म वाले जो बनाते थे, हिंदू धर्म वाले अपने मंदिर बनाते थे, पाठशाला बनाते थे, बौद्ध धर्म वाले अपने विहार बनाते थे। विहार में ही पूरे मेडिटेशन होता था, वहीं पर पूरी शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म के लोगों को। ठीक है, तो आइए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। इस पे बहुत शानदार जो है आपके यहां पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो एक बार यहां पर हम एमसीक्यू ओपन कर लेते हैं। एमसीक्यू आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि टोल, चतुष्पदी, ये सब क्या लिखा है ना, तो आपको भी समझ में आएगा। ये देखो मैंने आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन डिजाइन किया है, क्योंकि नया टॉपिक है, अपने को पता नहीं है कैसे क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं आपको बता दूं ये चीज। देखना दोस्तों यहां पर क्या है कि एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं चतुष्पदी या फिर टोल। इट वॉज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। अर्थात प्राचीन भारत के दौरान चतुष्पदी और टोल, ये जो शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ये किसके लिए किया जाता था, क्या मतलब है चतुष्पदी और टोल। अभी फिलहाल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो तो ऐसा लग रहा था कि चतुष्पदी और टोल कोई ऐसी जगह है पाठशाला और गुरुकुल की तरह जहां पे शिक्षा दी जाती थी। तो आइए देखते हैं कुछ ऑप्शंस में मैच होता है कि नहीं। टैक्स, टैक्स जैसा तो कुछ नहीं पढ़ा। स्कूल पढ़ा था, स्कूल का। लोक अदालत, ना भाई ना, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। हेड ऑफ द विलेज, गांव का मुखिया, भाई जो पढ़ के नहीं गया ना वो तगड़ा कंफ्यूज होगा इस ऑप्शन में, क्योंकि चतुष्पथी नाम सुन के ही लग रहा है कि कोई पति है, मतलब कहीं का तो मुखिया हेड है, तो यहां व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। टोल लिखा हुआ है तो टोल का टैक्स में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन चतुष्पदी और टोल का संबंध कैसे है, स्कूल यानी कि विद्यालय से है। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए चलिए आगे और दिखाते हैं आपको, और मजे आएंगे आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पर एक प्रश्न और लिखा हुआ है यहां पर, आइए इसको भी, इस प्रश्न को भी अच्छे से हम देख लेते हैं। क्या कहते हैं, चैत्य और विहार। अभी तो मैंने केवल पीछे एक ही शब्द का प्रयोग किया था, विहार, लेकिन यहां पर एक और शब्द आपको याद रखना है। चैत्य और विहार का निर्माण किस धर्म के भिक्षु करवाते थे, मतलब विच रिलीजन के मॉन्क्स करवाते थे। क्या वो यहूदी धर्म, जुदाइज्म धर्म के होते थे, क्या वो बौद्ध धर्म के होते थे, तो जी हाँ डेफिनेटली बौद्ध धर्म के ही होते थे, अभी हमने देखा था। जैन धर्म के नहीं, हिंदू धर्म के तो गुरुकुल और पाठशाला ये सब बनवाते थे। तो एक प्रश्न आपसे यहां बन गया। ये सिंपल प्रश्न है, इसको काफी सारे बच्चे कर पाएंगे क्योंकि विहार शब्द आ गया ना। अगर जस्ट इन केस विहार शब्द नहीं आता, अगर विहार शब्द नहीं आता, केवल चतुष्पदी आ जाता, तो व्यक्ति कंफ्यूज जो है बेशक वहां पर हो सकता था। ठीक है ना, चतुष्पदी और विहार दोनों ही किसके धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं। अब दोस्तों ये अलग क्वेश्चन आ गया है, तो वापस अब हमको अपने डिटेल्ड वाले नोट्स की ओर जो है प्रस्थान करना पड़ेगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाले फैक्ट्स हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। गुरुकुल को किस और नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों गुरुकुल को ही हम लोग आश्रम के नाम से भी जानते थे। ज्यादातर जितने भी गुरुकुल होते थे वो सेजिस के नाम पर रखे जाते थे। सेज के नाम पर मतलब ऋषि मुनियों के नाम पर ही आश्रम और गुरुकुलों का नामकरण होता था। ठीक है दोस्तों, जो
अर्ली वैदिक पीरियड था। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब वैदिक, पूर्व वैदिक काल जैसे आप कहोगे, मतलब वैदिक काल शुरू होने से पहले का जो समय था वो अर्ली वैदिक पीरियड कहलाता है। तो पूर्व वैदिक काल, फोकस करना, शब्द लिखा हुआ है अर्ली, पूरा खेल इसी में छुपा है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में, पूर्व वैदिक काल में जो महिलाएं होती थी ना, विमेन, उनके पास भी एजुकेशन का एक्सेस था, शिक्षा उनके पास उपलब्ध थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वैदिक काल में कई सारी विदुषियां भी हुई। विदुषी मतलब क्या होता है? एक नॉलेजेबल विमेन, कि केवल ऋषि मुनि जो मेल होते थे उन्हीं के पास ज्ञान नहीं था, महिलाएं जो महिलाएं भी थीं उनके पास भी ज्ञान था। तो उनको हम हिंदी में कहते हैं विदुषी, मतलब बहुत ज्ञान वाली महिला। तो उनमें नाम कौन कौन से नाम दोस्तों याद रखिएगा। एक का नाम है मैत्रेयी, है ना, मैत्रेयी। एक का नाम है विशंभरा, एक का नाम है अपाला, एक का नाम है गार्गी, एक का नाम है लोपा मुद्रा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको थोड़ा याद आप करिएगा। एक कुछ हम यहां पे ट्रिक भी बना सकते हैं ना, ट्रिक भी बना सकते हैं कि गार्गी जो है वो अपाला से कुछ कह रही है। गार्गी अपाला से क्या कह रही हैं? गार्गी कह रही हैं अपाला से कि मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं करती क्योंकि तेरे अंदर बहुत विष भरा है। ये है ना, ये हम केवल ट्रिक के लिए बना रहे हैं, विदुषी महिलाएं हैं, ठीक है ना, केवल ट्रिक के लिए जो है हम इस चीज को बना रहे हैं, ठीक है। अन्यथा देखो, ट्रिक में हमको आड़ा टेढ़ा थोड़ा बोलना पड़ जाता है, लेकिन इतनी हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की जो कोई भी व्यक्ति है, मैं आपसे एज अ टीचर के नाते भी कहना चाहूंगा, कभी मजाक में भी किसी भी चीज को जो है आप हल्के में ना लें या किसी चीज का मजाक आप ना करें, ठीक है। तो गार्गी जी किससे कह रही हैं? गार्गी मतलब हम तो यहां पे फ्रेंड्स मान लेते हैं, तो समझना थोड़ा इसको रिलैक्स हो जाएगा। एक गार्गी नाम की सहेली हैं, वो अपनी अपाला नाम की सहेली से क्या कह रही हैं कि यार मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं करती, तो मैं तेरे ऊपर से मैत्री, क्योंकि तेरे अंदर क्या भरा हुआ है? तेरे अंदर विष भरा हुआ है, तो विषंभरा वहां से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अपाला कहती हैं अच्छा मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती ना, लेकिन मेरे पास ये जो मुद्रा है इस पे तो विश्वास करती है ना, तो चलें चाट पकौड़ी खाने चलें। तो ऐसे आप याद रखेंगे, गार्गी ने कहा अपाला से कि मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं करती, तो मैत्री, क्योंकि तेरे अंदर विष भरा है तो विषंभरा। तो अपाला ने रिप्लाई में क्या कहा? मुद्रा पर तो यकीन करते ना, तो वहां से लोपा मुद्रा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बस कुछ वो है कि यार कुछ ना कुछ तो हम ट्रिक बना के उसको याद कर लें, ज्यादा ट्रिकबाजी नहीं करनी चाहिए। ट्रिक मास्टर और ट्रिकबाज कभी भी बड़े बड़े एग्जाम में अक्सर फ्लंक कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो अगर इतनी सारी ट्रिक बना लोगे ना, तो उन ट्रिकों को याद करने के लिए भी ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो इतना ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। 2-3 बार किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तो वैसे भी वो दिमाग में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो चलो इतना जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन जो है करते हैं, क्योंकि ये तो कुछ ऐसा खास इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बना के दिखाता हूं कि एनसीईआरटी को अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए। दोस्तों हमारे ऑनलाइन कोर्स में जो हमारा ऐप है ना ऑनलाइन वाला, उसमें एक एनसीईआरटी कोर्स चलता है जहां पर हम 6th क्लास से 12th क्लास की सारी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ाते हैं। किसी व्यक्ति ने वो सारी एनसीईआरटी, उसमें लगभग अभी 90 लेक्चर हो चुके हैं उस कोर्स में, सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब अवेलेबल है। तो आप जब भी अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से फ्री हो तो उस एनसीईआरटी कोर्स का पूरा लुत्फ उठाएं। जिस व्यक्ति ने वर्ड टू वर्ड वो सारी एनसीईआरटी कर ली ना, वो जीएस के लिए कभी मतलब चाहे यूपीएससी तक का लेवल क्यों ना हो, कभी उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पावर होती है एनसीईआरटी के अंदर। हाँ, हम लोग एमसीक्यूज वाले पीडीएफ पे जा रहे थे। तो ये ओपन नहीं हो रही है, काहे नहीं हो रही है, इसको हम देखते हैं। हाँ जी, ओपन हो गई है। क्या बन सकता है? आओ देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। प्रारंभिक वैदिक काल में यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं के संबंध में यानी कि रिगार्डिंग विमेन कौन सा कथन सही है? मतलब हमको सही वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। दे वर अलाउड टू स्टडी, मैं इसका हिंदी नहीं कर पाया यहां पर। दे वर अलाउड टू स्टडी यानी कि उनको
शिक्षा का अधिकार था। तो जी हां, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं को शिक्षा का बेशक अधिकार था, डेफिनेटली अधिकार था। तो सही वाला पॉइंट ढूंढना है तो भैया ये तो अभी हमको सही लग रहा है। उसके बाद पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में जो महिलाएं थी वो पर्दा सिस्टम नहीं करती थी। बिल्कुल सही बात है भैया, पूर्व वैदिक काल में ना कोई भी उल्टी सीधी चीज महिलाओं को करनी ही नहीं होती थी। उनको शिक्षा भी मिल रही थी, उनको पर्दा सिस्टम भी नहीं करना था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बिल्कुल सॉर्टेड लाइफ थी महिलाओं के लिए पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है बॉस। तो यहां पर बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए और क्या देखें, और भी कोई प्रश्न बन रहा है क्या? हाँ देख लेते हैं, बन रहा है तो प्रश्न हम भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, है ना। अच्छा एक मिनट, थोड़ा इसको मैं और ऊपर ऐसे ऐसे कर लेता हूं। अब देखो भाई क्या लिखता है, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट अमंग द विमेन वैदिक स्कॉलर्स ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान महिला वैदिक विद्वान में से नहीं थी। मतलब इनमें से कौन सी विदुषी महिला नहीं थी, कब? अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल में, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। तो हमको तो देखो पता है, गार्गी अपाला से क्या कहती थी कि मैं तेरे से बात नहीं कर रही। तो गार्गी अपाला, मैं तेरे से मतलब मैत्रेयी, तो क्योंकि तेरे अंदर विष भरा है, तो वहां से हमने याद कर लिया विषंभरा। ठीक है, वो अपने याद कर लिया था, और विष भरा है तो फिर अपाला क्या कहती थी, लेकिन मुद्रा पर तो यकीन है ना, तो लोपा मुद्रा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से कुछ नाम हमको मैच हो रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि कौन सी शामिल नहीं थी विदुषी महिलाओं में, तो गार्गी तो थी, विशंभरा भी थी, अपाला भी थी, तो जो बच गई संघमित्रा ये नहीं थी। तो नहीं वाला पूछ रहे हैं, नॉट वाला पूछ रहे हैं, तो नॉट वाला हमने बता दिया कि संघमित्रा नहीं थी, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए तो थोड़ा सा हमने समय लिया, एक ट्रिक, एक जनरल सी ट्रिक क्रिएट करी, तो उससे हमारा क्वेश्चन देखिए कितना ज्यादा सरल दोस्तों हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या प्रश्न हमको देखने को मिलता है। ये यूनिवर्सिटी पे कुछ क्वेश्चन आ गया है, तो इसके लिए हमको वापस अपने डिटेल्ड नोट्स की ओर जो है चलना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल्ड नोट्स के अंदर अभी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे भर भर के जो है इसमें फैक्ट्स की बारिश जो है होती जाएगी। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने हाईलाइट, जरूरी नहीं है कि जो सब कुछ मैंने हाईलाइट किया है वो सब कुछ में कोई ना कोई फैक्ट छुपा हो, तो आपको इतना जो है यहां पर परेशान नहीं होना है। मैं बस ये देख रहा हूं कि यहां पर कुछ पॉइंट हमने मिस तो नहीं किया। नहीं, यहां पर तो हमारा कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ यहां से हमको जो है चालू करना है। तो ये हेडिंग क्या है? ये हेडिंग है विहार एंड यूनिवर्सिटी, विहार और यूनिवर्सिटी। विहार आप सभी को पता है, विहार शब्द का संबंध कौन से धर्म से है? तो विहार शब्द का संबंध जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से है, बुद्धिज्म। और यूनिवर्सिटी का तो मतलब सिंपल विश्वविद्यालय हम कहते हैं। जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो जातक कथाओं में कई बार जुआन ज़ैंग और आई किंग, जुआन ज़ैंग और आई किंग ये दोनों कौन थे? चीनी यात्री थे। ठीक है ना, तो वहां से हमको जो है पता चलता है, मतलब जुआन ज़ैंग और आई किंग ये दो जो चीनी यात्री जो भारत में आए थे, तो इनसे हमको पता चलता है कि उस जमाने में जो राजा थे ना, वो शिक्षा को काफी ज्यादा प्रमोट करते थे, उसको काफी ज्यादा जो है वो लोग बढ़ावा देते थे। और उस जमाने में कई सारी इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज भी थी, जैसे कि एक थी तक्षशिला। तो तक्षशिला तो अब भारत में आती नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान वाले इलाके में आती है। नालंदा दोस्तों, नालंदा बिहार में आया करती थी। उसके बाद वल्लभी ये गुजरात में आया करती थी, गुजरात। उसके बाद विक्रमशिला और उदांतापुरी ये भी दोनों कहां पर आती थी? ये भी दोस्तों जो है बिहार में आती थी। उसके बाद जगदल्ला, जगदल्ला जो है ये अगर वर्तमान के हिसाब से देखें तो ये बांग्लादेश का पार्ट हो गई, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान के अंदर चली गई तक्षशिला, बिहार में आपकी नालंदा हो गई, गुजरात में वल्लभी, विक्रमशिला और उदांतापुरी ये भी बिहार में, और जगदल्ला ये बांग्लादेश में। तो यहीं से आपके प्रीलिम्स के एमसीक्यू बन जाएंगे, फैक्चुअल है। ठीक है ना।
इसके अलावा और भी थी क्या? हाँ, इसके अलावा और भी थी, बनारस में थी, नवदीप में थी, कांची में थी, है ना। तो ये जगह के नाम के हिसाब से है, यूनिवर्सिटी का नाम यहां पर नहीं बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, यहां से हमारे प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो मैं जरा आपको दिखा देता हूं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदांतापुरी, जगदल्ला, तो यहीं से जो है काफी अच्छे अच्छे जो है आपके लिए प्रश्न यहां पर बनेंगे, तो उनको आप देखिए। सबसे पहले यहां पर क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले यहां पर एक प्रश्न बन रहा है कि अभी जो हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां पर थी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? फाउंडर गोपाल, धर्मपाल, रामपाल, मणिपाल। ये सारे के सारे पाल वंश के ही हैं, ये सारे के सारे पाल वंश, पाल डायनेस्टी के हैं बेसिकली। तो इनमें दोस्तों जो सही आंसर है वो था धर्मपाल। जो धर्मपाल थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया था। कहते हैं ना शिला रखना, किसी भी चीज की स्थापना करना, तो धर्म की स्थापना करना, धर्म की शिला रखना, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि धर्मपाल का संबंध किससे था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से था। और क्या यहां पर प्रश्न बन सकता है वो भी हम देख लेते हैं भाई। और क्या प्रश्न बनाओगे? ठीक है, देख लेते हैं क्या प्रश्न बन रहा है। हाँ, प्रश्न एक और है कि बिहार के अंदर जो उदांतापुरी यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? उदांतापुरी यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापक कौन थे? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महीपाल। तो दोस्तों ये भी सारे पाल वंश के ही हैं, तो यहां पर जो सही आंसर है वो है गोपाल। तो धर्मपाल ने किसकी स्थापना करी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और गोपाल ने किसकी स्थापना करी? उदांतापुरी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो गोपाल में भी ओ है, उदांतापुरी में भी ओ है, दोनों नाम बड़े गोल गोल से सुनाई दे रहे हैं, गोपाल, उदांतापुरी। तो समझ में आ रहा है, कनेक्शन बन रहा है यार, हर चीज की ट्रिक क्या बनानी है। तो गोपाल उदांतापुरी यूनिवर्सिटी के संस्थापक, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रश्न है यहां पर? और देख लेते हैं। हाँ भाई, ये अपना तगड़ा प्रश्न है, ये अपना तगड़ा प्रश्न है, बहुत ही शानदार। जगदल्ला यूनिवर्सिटी जो अभी हमने देखी थी, बांग्लादेश के इलाके में जो है आएगी, बहुत ही एक नंबर क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सी प्राचीन यूनिवर्सिटी है जो कौन से बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा की पढ़ाई करवाती थी? वज्रायन बौद्ध धर्म, मतलब वज्रायन बुद्धिज्म, वज्रायन बौद्ध धर्म की पढ़ाई करवाती थी। तो दोस्तों यहां पर मिथिला, नालंदा, जगदल्ला और उदांतापुरी, तो सही आंसर क्या है? जगदल्ला, है ना। अब देखो यहां पर सुन लो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म यानी कि अंग्रेजी में जैसे हम बुद्धिज्म कहते हैं, वो बेसिकली 3 शाखाओं में बटा हुआ है। एक को हम लोग दोस्तों कहते हैं हीनयान, एक को दोस्तों हम लोग कहते हैं महायान, और तीसरे को हम लोग जो कि कम पढ़ते हैं उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं वज्रयान। क्या कहते हैं? वज्रयान। देखो अगर डिफरेंस आपको पता है तो वेल एंड गुड, मैं क्विक बता देता हूं। हीनयान उस कैटेगरी के बौद्ध धर्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वो कोई भगवान नहीं थे, वो नॉर्मल एक इंसान थे। तो हीनयान वाले गौतम बुद्ध को के लिए कहते हैं कि उनकी मूर्ति पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, हीनयान वाले ऐसा कहते हैं, ठीक है। महायान वाले कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान थे, इसीलिए उनकी आइडल वर्शिप, उनकी मूर्ति पूजा जरूरी है। वहीं पर जो वज्रायन है, वज्रायन दोस्तों एक प्रश्न बन सकता है कि वज्रायन हीनयान और महायान से अलग है या इन्हीं में से किसी का पार्ट है? तो दोस्तों वज्रायन बेसिकली ना महायान का ही एक हिस्सा है। और महायान क्या कहते हैं कि गौतम बुद्ध की मूर्ति बना के उसकी पूजा करो, तो कहीं ना कहीं जो वज्रायन है वो भी कहीं ना कहीं मूर्ति पूजन की बात कहते हैं। लेकिन वज्रायन और महायान में डिफरेंस ये है कि जो वज्रायन बुद्धिज्म है वो ये कहता है कि हम महायान वाले से भी ज्यादा बेहतर हैं, और महायान बौद्ध धर्म को फॉलो करके आप जितनी जल्दी मोक्ष नहीं हासिल कर पाओगे, उससे ज्यादा जल्दी जो मोक्ष है आप कब हासिल कर लोगे? अगर आप वज्रायन बुद्धिज्म को फॉलो करते हो तो वज्रायन बुद्धिज्म अपने आप को थोड़ा और ज्यादा श्रेष्ठ बताता है, लेकिन है वो पार्ट किसका? महायान का। दोस्तों वज्रायन बुद्धिज्म को तिब्बती बुद्धिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बती बुद्धिज्म के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, तिब्बती बुद्धिज्म के नाम से। तिब्बत में बेसिकली ये प्रैक्टिस होता है प्रॉपरली, ठीक है।
तो जो वज्रायन बुद्धिज्म के अंदर जो पढ़ाया लिखाया जाता है, तो एग्जैक्टली वो चीज कहां करवाई जाती थी, बिल्कुल वज्रायन बुद्धिज्म के अनुसार, तो दोस्तों वो करवाई जाती थी जगदल्ला यूनिवर्सिटी, जो कि वर्तमान में कहां पर है, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, एक्चुअली ना मैंने शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने आपके लिए कोई और क्वेश्चन, ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं लिखा था, यही था। अच्छा, मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया था, ओके सॉरी मैं भूल गया, ये मैंने इंक्लूड कर लिया था, पहले मैंने इसको इंक्लूड किया नहीं था, फिर बाद में इसको इंक्लूड किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा कोई दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया है, जिसके लिए वापस से हमको अपने डिटेल्ड नोट्स की तरफ जो है रुख करना पड़ेगा। अब और देखते हैं, और देखते हैं। दो यूनिवर्सिटीज ज्यादा फेमस हैं इनमें से, एक तो तक्षशिला के बारे में ये लोग पढ़ाएंगे और एक नालंदा के बारे में, और यूनेस्को का दर्जा भी, यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा भी इनको प्राप्त है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग आगे, एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले तक्षशिला को जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तक्षशिला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाणक्य का संबंध भी तक्षशिला से ही जो है दोस्तों हमको देखने को मिलता है। तो तक्षशिला के अंदर जो है धार्मिक टीचिंग भी करवाई जाती थी, बौद्ध धर्म के बारे में भी जो है वहां पर पढ़ाया गया काफी लंबे समय तक। और तक्षशिला के अंदर जो विद्यार्थी आते थे वो पूरी पूरी दुनिया से आते थे, इतनी ज्यादा फेमस थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और बेसिकली अपनी ना हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा फेमस थी। बड़े स्तर पे जो आज के टाइम पे हम पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह और जो बड़े बड़े स्पेशलाइजेशन के कोर्स वगैरह हम लोग करने जाते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए ज्यादा जो है फेमस थी तक्षशिला। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला में क्या क्या पढ़ाया जाता था, तक्षशिला में ग्रंथों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, कानून के बारे में, मेडिसिन के बारे में, है ना, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, सैन्य विज्ञान के बारे में, मिलिट्री साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, अच्छा कला संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया जाता था, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई जाती थी, है ना। अच्छा, उसके बाद और क्या कहा जा रहा है कि यहां पर तक्षशिला सबसे ज्यादा फेमस क्यों था, तक्षशिला सबसे ज्यादा फेमस अपने टीचर्स के लिए था, क्योंकि तक्षशिला के अंदर इतने बेहतरीन टीचर्स जो हैं दोस्तों मौजूद थे कि सारी तरफ से लोग यहां पर अट्रैक्ट होते थे। और इन्हीं में से एक अगर हम टीचर और देखें तो हमको नाम मिलता है वहां पर किसका, पाणिनि का। तो पाणिनि को हमने कैसे याद किया था, संस्कृत के संस्थापक। संस्कृत इतनी टफ है कि हमको पानी की प्यास लगने लगी, पाणिनि, और संस्कृत के अंदर 8 चीजें और पढ़नी पड़ती हैं, तो अष्टध्यायी जो इनकी किताब थी वो भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, अष्टध्यायी देखो यहाँ पे आ गया ना, अष्टध्यायी। उसके बाद एक और थे जिनका नाम था क्या, जीवक। जीवक भी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन कौन थे, फिजिशियन थे, मतलब डॉक्टर जिन्हें आप समझ लो। जीवक का नाम भी आप याद रखिएगा, जीवक का कनेक्शन किससे था, फिजिशियन से था। और उसके बाद चाणक्य जिनको हम कौटिल्य कहते थे, वो भी यहाँ के महान टीचरों में से एक थे। तो उनका तो मैंने पहले ही आपको जिक्र जो है कर दिया था। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स कहां कहां से आते थे, तो स्टूडेंट्स तो भैया हर जगह से आते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो स्टूडेंट तो चारों तरफ से जो है आ ही रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब तक्षशिला के बारे में और क्या दे रखा है कि आज के टाइम पे तो वर्तमान में पाकिस्तान में आती है, और 1980 में यूनेस्को की तरफ से इसको विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। कब, 1980। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी यूनिवर्सिटी में चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब लिखी थी दोस्तों, अर्थशास्त्र। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अच्छा ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी की जो ये खंडर बच गए थे बाद में, रूइंस जो बच गए थे, इसकी खोज किसने की थी, तो एक पुरातात्वक विभाग के व्यक्ति थे अंग्रेजों के समय पर, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने जो है खोज करी थी किसकी, इन्होंने खोज करी थी दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो ये चीज जो है आप यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद और यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट वो हम देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी जो है यहां पर बताया जा रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, इनको भी जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमको कैसे थोड़ा जानकारी मिलती है, तो देखो नालंदा यूनिवर्सिटी में जुआनजेंग, इनका हमने थोड़ी देर पहले नाम पढ़ा था, जुआनजेंग और आई किंग, है ना, जुआनजेंग और आई किंग, 2 चीनी यात्रियों का भी थोड़ी देर पहले हमने नाम पढ़ा था। तो नालंदा व्हेन जुआनजेंग विजिटेड इट वाज कॉल्ड नल, यानी कि
जब जुआन ज़ेंग नाम का चीनी यात्री नालंदा में आया था तो उस समय नालंदा का नाम क्या था? उस समय नालंदा का नाम दोस्तों नल जो है इसको नाम से जाना जाता था, है ना। इंग्लिश में एक ए साइलेंट हो जाता है तो नल के नाम से जो है इसको जाना जाता था और बाद में इसको फिर नालंदा हो गया। कौन कौन आए थे यहां पर? चीनी यात्री आई किंग और चीनी यात्री जुआन ज़ेंग, ये जो है यहां पर आए थे। यहां पर इन्होंने जो है पढ़ाई भी करी थी। एक दिन में डेली बेसिस पर 100 से भी ज्यादा चीजें जो है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी और बाद में डिबेट के माध्यम से, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उससे नॉलेज का टेस्टिंग भी जो है यहां पर होता था। और क्या क्या जो है यहां पर सिखाया जाता था? योग शास्त्र यहां पर सिखाया जाता था, ठीक है ना, उसमें भी बड़ा एक्सपर्टीज थी यहां पर। अच्छा दोस्तों, एक बहुत बड़ा कुलपति, नालंदा के कुलपति का क्या नाम बताया है? जो ये जुआन ज़ेंग भाई साहब है ना, इन्होंने नालंदा पे उस टाइम जो चांसलर थे, जो पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को मैनेज करते थे, जो कुलपति थे, उनका नाम क्या बताया है दोस्तों? उनका नाम बताया है शिलाभद्र। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रीलिम्स का एमसीक्यू दोस्तों बनता है, शिलाभद्र। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या था? शिलाभद्र था। और जो शिलाभद्र थे वो किस चीज में एक्सपर्ट थे? तो वो योग के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन एक्सपर्ट थे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कुलपति तो थे ही, चांसलर तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ योग में भी एक्सपर्ट थे। नाम था इनका, है ना, शिलाभद्र। ठीक है, अच्छा चलिए और आगे जो है हम लोग पढ़ते जाते हैं, है ना। वर्तमान में कहां पर आती है? तो वर्तमान में राजगीर बिहार के अंदर जो है इसकी लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, क्या नालंदा यूनिवर्सिटी को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया? जी हां, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी यूनेस्को, ये भी विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। अच्छा, उसके बाद दोस्तों और आगे चलते हैं। आगे यहां पर एक हेडिंग है कम्युनिटी, यानी कि समाज का भी क्या कोई रोल था क्या? उस जमाने में समाज का भी क्या कोई रोल था? तो आइए देख लेते हैं समाज का क्या रोल था, क्या रोल नहीं था। उस टाइम पर जो टीचिंग दी जाती थी, उस टाइम पर टीचिंग की कोई फीस चार्ज नहीं करते थे। फीस चार्ज नहीं करते थे, लेकिन बदले में बहुत सारी जमीन जो है राजा से ले लेते थे। आज के टाइम पे टीचर कह दे बेटा मुझे फीस मत दे, अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, तो भाई तलवारें खिंच जाएंगी उस स्थिति में। तो फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन खुश होके जो राजा था वो अपनी काफी सारी जमीनें वगैरह जो है देता था। तो को फीस नहीं ली जा रही है तो यूनिवर्सिटीज चल कहां से रही हैं? शिक्षकों के पास पैसा कहां से आता था? तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट उस टाइम पे जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो रिच मर्चेंट्स थे, वो जो है सपोर्ट किया करते थे। यहां पर देखो वल्लभी, वही गुजरात वाली, विक्रमशिला, जगदल्ला बांग्लादेश वाली, विक्रमशिला बिहार वाली, यहां पे यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। जो कैसी एजुकेशन देते थे? जो फ्री एजुकेशन देते थे। फ्री एजुकेशन देने वाले यूनिवर्सिटीज के नाम है, सारे नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल डाल दिया। ये मत समझना कि केवल यही 3 थी जो फ्री शिक्षा देती थी, ऑलमोस्ट सब ही फ्री शिक्षा देते थे। बदले में बस रिटर्न में बाद में वो किसी ना किसी, कैश नहीं लेके, कुछ काइंड में कुछ ना कुछ जो है वो लिया करते थे उस जमाने में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे अगर हम जाएं तो आगे हमको यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर जो है आने वाले हैं। अगर हम साउथ इंडिया का रुख करें, अब पहली बार इस पूरे टॉपिक में हम साउथ इंडिया का जिक्र करने वाले हैं, तो देखो यहां पर क्या है? अग्रहर। अग्रहर क्या था? अग्रहर एक ऐसा सेंटर था जहां पर पढ़ाया लिखाया जाता था, टीचिंग करवाई जाती थी। अग्रहर शब्द याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। अग्रहर के साथ साथ और भी जगह थी, जैसे कि घटिका, घटिका के साथ साथ ब्रह्मपुरी। ये कौन सी जगह थी? ये भी ऐसी जगह थी जहां पर टीचिंग कराई जाती थी, जहां पर पढ़ाई करवाई जाती थी। तो 3 नाम हम लोगों ने देखे, अग्रहर, घटिका, ब्रह्मपुरी। अब अग्रहर, घटिका, ब्रह्मपुरी नाम सुनने में कम लग सकते हैं, छोटे लग सकते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा आओ उसको देखते हैं। तगड़ा क्वेश्चन दोस्तों यहां पर बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है इधर? आइए हम उस क्वेश्चन के ऊपर जो है नजर डालें। आओ देखो, मजेदार क्वेश्चन है और खेल हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, आप कहोगे सर अभी तो कुछ और पढ़ाया था, आंसर कुछ और आ रहा है। What was the अग्रहर? सिंपल प्रश्न, अग्रहारा क्या था?
अग्रहारा क्या था? तो अग्रहारा मंदिरों को दिया जाने वाला जो अनुदान है, जो पैसा है, जो ग्रांट है, क्या वो था? अग्रहारा क्या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था? अब मुझे बताओ, आप सब इसी को सही मानोगे? मानोगे कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले अग्रहारा साउथ इंडिया में पढ़ाई करवाई जाती थी, लर्निंग का, टीचिंग का सेंटर था। तो क्या आप सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर टिक नहीं लगाओगे? डेफिनेटली लगाओगे, 100% लगाओगे, एनसीईआरटी अनुसार चलोगे 100% लगाओगे। लेकिन जब हम अग्रहारा को फर्दर क्लासेस में आगे पढ़ लेते, इसीलिए जान पूछ के क्वेश्चन मैंने डाला अग्रहारा का, इसीलिए फोकस करवा रहा हूं इस पे। अग्रहारा को जब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो उसका मीनिंग बताऊंगा मैं आपको क्या है। अग्रहारा क्या मिलिट्री ऑफिसर को दान में दिया जाने वाला कोई जमीन थी? नहीं, ब्राह्मणों को ग्रांट में दी जाने वाली जमीन। ब्राह्मणों को जमीन देते थे, अनुदान देते थे, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन, साफ साफ लिख दिया है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अब सुनो क्या था। ये जो अग्रहारा नाम की जगह थी ना, ये बेसिकली उस जमीन को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दे दी जाती थी। और फिर ब्राह्मण लोग क्या करते थे, यहां पर अपनी पूरी कम्युनिटी बसा लेते थे। अग्रहारा क्या था? अग्रहारा उस जमीन को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, और ब्राह्मण लोग यहां पर अपनी पूरी कम्युनिटी बसा लेते थे। और फिर यहां पर अब देखो, ब्राह्मण उस टाइम पर काय के लिए जाना जाता था? नॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए। तो जब इस पूरी अग्रहारा वाली जमीन पर ब्राह्मणों ने अपनी पूरी कम्युनिटी जमा ली, तो वहां पर फिर वो शिक्षा देना शुरू करते थे। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है अग्रहारा का? कि ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन, अनुदान में दी गई जमीन, ग्रांट में दी गई जमीन। वो तो ब्राह्मण बाद में वो तो ब्राह्मणों का बड़ा दिल है, उनकी शिक्षा है, उनका नॉलेज है, कि वो बाद में उस इलाके को शिक्षा देने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बाद में उसका काम शिक्षा का होता है, लेकिन पहले उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? कि ब्राह्मणों को ग्रांट में, अनुदान में दी गई जमीन। तो कंफ्यूज मत होना, गलत मत करना, ये आंसर हमेशा सही माना जाएगा, इसलिए तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, और क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्नों की भरमार है बॉस यहां पर। ठीक है, आओ देखते हैं और क्या प्रश्न बन सकता है। तो देखो दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न बन रहा है कि जो शब्द है घटिका, घटिका ब्रह्मपुरी अभी हमने देखा था, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही थे। तो घटिका क्या है? प्राचीन भारत में घटिका का क्या तात्पर्य है? क्या ये कोई प्रशासनिक इकाई है? क्या ये कोई घुड़सवार सेना इकाई है? क्या ये कोई मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर है? क्या ये शिक्षण केंद्र है, शिक्षा दी जाती है? तो यहां पर तो बेटा साफ स्पष्ट है कि ये शिक्षा दी जाती है घटिका में। तो ये सारे प्रश्न आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने पढ़ा नहीं है। और एनसीईआरटी के जिस सोर्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको खुद अंदर से ही समझ में आ रहा होगा कि जी हां, जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वो यही दिया है, एग्जैक्ट यही दिया है। आपको आगे पीछे यहां पे कुछ नहीं भागना है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं पढ़ना है। और बिना फैक्ट के पढ़ोगे तो फिर प्रीलिम्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फैक्चुअल उसमें डेटा बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में फैक्चुअल से ही बनेंगे। अब मैं सीधा आपको ऐसे ऐसे याद करा दूं कि नहीं भैया ऐसे याद कर लो कि ये ऐसे ऐसे पढ़ाते थे, प्यार से पढ़ाते थे, दुलार से पढ़ाते थे, मारपीट नहीं करते थे, ये सब प्रीलिम्स में नहीं आएगा। हमारा कंटेंट, हमारा अप्रोच एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए, जो हम नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यहां पर घटिका से संबंध एक और प्रश्न बनता है कि जो घटिका, जो कि एक फेमस एजुकेशन और लर्निंग सेंटर था, एक प्रसिद्ध शिक्षा और शिक्षण केंद्र था, ये किसके जमाने में था? पल्लवों के जमाने में। एक चीज तो हमने क्वेश्चन से ही ये सीख ली। तो लेकिन ये कौन सी जगह पर लोकेटेड था? पल्लवों के जमाने पर घटिका नाम का शिक्षा केंद्र था, कहां पर था? तंजावुर में था, दारासुरम में था, कांचीपुरम में था, तिरुमलवड़ी में था। दोस्तों ये कांचीपुरम में था। ठीक है ना, तो घटिका पल्लवों के समय पर शिक्षण केंद्र, लोकेशन क्या थी? कांचीपुरम। तो दोस्तों एमसीक्यूज का भंडार तो मैंने इस टॉपिक के लिए जितना लगा सकता था वो तो मेरा हो गया कंप्लीट। एक बार डिटेल्ड नोट्स पे वापस जाता हूं कि कहीं उसमें तो कुछ अभी और नहीं बच गया है। ठीक है ना, मध्यकालीन समय में बता रहे हैं कि मध्यकालीन समय में आश्रम का इस्तेमाल होता था। मक्तबा और मदरसा,
मक्तबा और मदरसा, ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, कि मक्तबा और मदरसा, मदरसा तो आप समझ जाओगे इस्लामिक है, शिक्षा देने के लिए होता है, मक्तबा भी याद रखना है। मक्तबा और मदरसा ये दोनों शिक्षण जो है केंद्र थे, शिक्षण केंद्र थे, एजुकेशन सेंटर थे, ये भी आपको याद रखना है। टोल मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, चतुष्पथी का मैं एमसीक्यू आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। टोल जो शब्द है बेसिकली बंगाल में जो है वो बोला जाता था, टोल बंगाल में बोलते थे, पाठशाला पश्चिमी भारत में बोलते थे, चतुष्पथी कहां बोलते थे, बिहार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि टोल और चतुष्पथी का मतलब तो आपने जान लिया, एमसीक्यू भी आपने लगा लिया, लेकिन टोल का संबंध कहां किस जगह से था, बंगाल से, और चतुष्पथी का संबंध किस जगह से था, तो दोस्तों वो था बिहार से, ठीक है। तो ये भी आपके अच्छे फैक्ट्स हो गए यहां पर। और दोस्तों खत्म हो गया। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको टीचिंग का कंटेंट जो एक्सप्लेनेशन लेवल है, अगर आपको पसंद आ रहा है, प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड हो और लगता है कि मेंस आप हमारे साथ इतनी ही मेहनत के साथ कर सकते हो, तो डेफिनेटली ऐप को करिए इंस्टॉल और उसमें ऑफलाइन क्लासेस पर आधारित जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसका पूरा लुफ्त उठाएं। एकदम डिटेल्ड मेंस का कोर्स है और बिना मेंस के कभी भी एमपीपीएससी का पूरा सफर कंप्लीट नहीं होता है। एनसीईआरटी का कोर्स करना है, एनसीईआरटी का कोर्स करो, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मेंस का कोर्स भी अवेलेबल है, प्रीलिम्स का कोर्स भी अवेलेबल है। आप नाम लो, ये 4 चीजें अवेलेबल हैं, प्रीलिम्स का कोर्स, मेंस का कोर्स, एनसीईआरटी और टेस्ट सीरीज। इसके अलावा मुझे बताओ और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ये 4 चीजें हैं केवल ऐप के ऊपर और 1 नंबर धांसू तरीके से हैं। तो दोस्तों अब मैं इसी सीरीज में अगले लेक्चर के अंदर आप सभी से जो है मुलाकात करूंगा। तो कंटेंट तो आप सारे नए टॉपिक्स का इधर पढ़ ही रहे हो, लेकिन आने वाले प्रीलिम्स 2024 में क्या संभावित प्रश्न आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसकी भी एक सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। आप सिंपल चैनल पर जाइए, वीडियोस में जाइए, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ दे रखा है, पूरा लुफ्त उठाइए भर भर के। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तथास्तु, जय हिंद।